Gera ma'am. You are an inspiration for everyone present here. Being a First Lady Director of BHEL, Mr. Manoj Shah, ED sir, and Mr. S.M. Patil, Head of the Industry Sector, and everyone present here. It's pleasure to be with you all on the occasion of International Women's Day. And I would like to speak in Hindi, our राजभाषा काउंट। तो मैं बताना चाहूँगी कि 2016 में मैंने अपने NGO उषा किरण की शुरुआत करी, लेकिन ये शुरुआत मेरे बचपन से ही शुरू हो गई थी। मेरे जो मैं इकोनॉमिकली जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी कंजर्वेटिव थे, लेकिन वो मुझे हमेशा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स बचपन से ही हमें फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बताते थे कि मेरे फादर बहुत इंस्पायर थे भगत सिंह और राजगुरु और रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, उन सब की कहानियाँ हमें सुनाते थे कि और कहते थे कि हमें जो फ्रीडम स्ट्रगल इतने के बाद मिली है हमारे देश को जो आज़ादी है, तो उसको हमें वैल्यू करना चाहिए और उसके साथ साथ हमें सोसाइटी के लिए और अपने कंट्री के अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए निरंतर। तो ही वॉज माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड माई ग्रैंड फादर ऑल्सो, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। तो वो उनकी भी मैं बातें बचपन से सुनती आई थी। और उसके बाद 22 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। आई हैड जस्ट कंप्लीटेड माई BEd एंड स्टार्टेड वर्किंग इन अ स्कूल। फिर आई गॉट मैरिड और माई हस्बैंड हैड अ वेरी हेक्टिक busy schedule and we were staying in a nuclear family, so I had to give up my teaching profession. But at the back of my mind I always wanted to go back to my teaching profession. लगता था कि कभी मुझे मौका मिले। और जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो I started thinking about it। और आज हम लोग यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगी कि हम लोग इंटरनेशनल वुमेंस डे के लिए उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ मिले हैं और ये इसका उदय US में हुआ, लेकिन हमारे कंट्री में आदि काल से ही स्त्री को बहुत इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है। एक जो लेडी है उसकी पूजा की जाती है और साल में 2 बार हम लोग अष्टमी में, नवरात्रों में कंजका करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, लड़कियों को अपने घर बुलाते हैं। तो 2016 में नवरात्रि में अष्टमी के दिन मैंने अपने घर में अपने सोसाइटी की गर्ल्स की बुलाने की जगह हमारे घर के पास ही स्लम्स थे, मैंने वहाँ की लड़कियों को अपने यहाँ पे इनवाइट किया कन्या पूजन के लिए। और जब मैंने उनसे बातचीत करी तो मुझे पता चला कि 7, 8, 9 साल की छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हैं। वो खाना बनाती हैं, वो छोटे भाई बहन को संभालती हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं वो डेली वेजर्स हैं, वो सुबह सुबह काम पे निकल जाते हैं और पूरा उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने उनको बोला कि आप लोग इतने छोटे छोटे हो, आपका मन नहीं करता कि आप भी पढ़ो, बाकी लोग जो स्कूल जाते हैं? तो कहते हैं हमारा बहुत मन करता है मैम, लेकिन हमें पता नहीं हम कहाँ जाएं और क्या करें, हमें समझ नहीं आता। तो मैंने उनको बोला कि अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी अपने घर में बुला के, तो आप लोग पढ़ोगे क्या? तो मैं क्या बताऊँ, उनके सबके चेहरे पे इतनी चमक आ गई और उनकी आंखों में जो रोशनी थी ना, उसको मैं वर्ड्स में नहीं डिस्क्राइब कर सकती। एकदम वो उछल पड़ी और उसी समय उसी मोमेंट में मैंने सोच लिया कि मुझे मेरी राह मिल गई है और मैंने उषा किरण की शुरुआत करी। उषा मेरी मदर का नाम है और सूरज की किरणों से मैंने उसका लिया कि जिस तरह सूरज की किरणें हमारे जीवन में हमें ज़िंदगी देती हैं, उस तरह से हम लोग एजुकेशन के थ्रू बच्चों की ज़िंदगी में रोशनी देंगे और एजुकेशन के थ्रू बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो पढ़ नहीं पाते, वो भी आगे कदम से कदम बढ़ाकर चल पड़ेंगे, मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनेंगे। और धीरे धीरे नेक्स्ट डे से 4-5 लड़कियां हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे, फिर उनके भाई बहन भी आने लगे और 1 महीने के अंदर हमारे यहाँ पे कम से कम 20-25 बच्चे स्लम्स के आने लगे। उसके साथ साथ सोसाइटी की जो मेड्स थी, गार्ड्स थी, उनके भी बच्चे आने लगे। उनको भी पता चला कि हम लोग फ्री में निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने बच्चों को भेजना शुरू कर दिया है। मैंने एक छोटे से रूम में अपने बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत करी थी। धीरे धीरे वो 40 बच्चे आने लगे, तो मैंने 2 शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और मेरे को बहुत सारे वो भी फुलफिल करने होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काफ़ी बिजी रूटीन रहता है। तो मैं पहले से करती आई हूँ और आदत भी पड़ जाती है उनको, हस्बैंड वगैरह को, कि काम। तो उनको लगता था कि तुम इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रही हो, इतना सब क्यों कर रही हो, तुम इतने तो छोटे से 5-6 बच्चों के लिए बोला था, अब तुम तो बच्चों को बढ़ाते जा रही हो। इतने को मना करना भी तो सीखो किसी को। तो लेकिन मेरे में तो जुनून था, मेरे पास जो आता था मैं उसको सब उनको अपने पास बुला लेती। तो मैंने शिफ्ट्स में पढ़ाना शुरू कर दिया। जो बिल्कुल बेसिक लेवल के बच्चे थे उनको मैं सुबह पढ़ाती थी और जो स्कूल गोइंग ड्रॉप आउट्स वगैरह थे उनको मैंने इवनिंग में पढ़ाना शुरू कर दिया।
पर फिर मेरे को लगा कि मेरे से अकेले मैनेज नहीं हो पा रहा, तो मेरे को लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढना चाहिए। और सोसाइटी के, हमारी सोसाइटी पूर्वांचल में मैं रहती हूँ, तो सोसाइटी के ही हमने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मुझे लाइक माइंडेड लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ इस काम में जुड़ना चाहते हैं। और इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला, आई वाज जस्ट सो मच सरप्राइज कि इतने सारे क्वालिफाइड लोग, इतने हाईली क्वालिफाइड, मैं बताऊँ कि कंपनीज के सीईओ जो रिटायर हो गए थे, साइंटिस्ट और रिटायर्ड टीचर्स, प्रिंसिपल, हाउसवाइफ्स, सबने ही मेरे को कांटेक्ट किया और बोला कि हम किसी ना किसी तरह से आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। और इसके साथ साथ मेरे पास इतने सारे वॉलंटियर्स हो गए, उसके साथ साथ बहुत सारी प्रतिभाशाली लड़कियां, लेडीज़ वगैरह थी जिनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, किसी को डांसिंग में था, उन लोगों ने भी बोला कि हम लोग भी बच्चों को ये सब सिखाना चाहेंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट कर दी करने के लिए। और उसके बाद जगह की प्रॉब्लम थी, तो मैंने बेसमेंट में एक स्टोर था, उसको सुंदर सा क्लासरूम में कन्वर्ट किया जहाँ पे एट अ टाइम 50 बच्चे आ जाते थे पढ़ने के लिए। और इसके साथ साथ 6 महीने के अंदर हमारे उषा किरण में जितने भी बच्चे थे ना, सबका हमने स्कूल में एडमिशन करा दिया, सबका। कुछ बच्चों को तो हमने सरकारी स्कूल में डाल दिया, और उसके बाद कुछ बच्चे थे जो ड्रॉप आउट थे, पहले पढ़ते थे, तो हमने उनको प्राइवेट स्कूल में करा, क्योंकि उनका थोड़ा लेवल और अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो हमने उनको प्राइवेट स्कूल में कराया। उसके लिए फंड रेज किया, उनकी फीस दी, उनकी यूनिफॉर्म का सारा खर्चा हमने फंड रेज करके करा, क्योंकि उनके पेरेंट्स बिल्कुल ही असक्षम थे वो सब प्रोवाइड करने के लिए। और मुझे हेल्प मिलती गई और हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद मैंने देखा कि अब बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया, तो हम उसको बीच नाव में छोड़ नहीं सकते कि एडमिशन करा दिया अब हमारा काम हो गया, नहीं। उसके बाद उनको हमने स्कूल के बाद अपने यहाँ पे कोचिंग के लिए बुलाना शुरू करा, तो हमने बच्चों को आफ्टर स्कूल कोचिंग प्रोवाइड करनी शुरू करी। अब बच्चों में इतनी लगन, इतने एक्साइटेड, वो तो घर में बैग रखते और सीधा भाग के हमारे यहाँ आ जाते। और उसके बाद बच्चों का फिर मैं देखती थी कि बच्चों ने कुछ खाया नहीं होता था, कोई घर में बताने वाला, देने वाला नहीं है कि तुम स्कूल से आ गए, जैसे हमारे पेरेंट्स खाना तैयार रखते थे, तो कोई खा नहीं। तो मैंने अपने ग्रुप में मैंने एक लेडीज़ और बहुत सारे लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था, तो उसमें मैंने बोला कि क्यों ना हम बच्चों को खाना प्रोवाइड करें। तो उसमें भी बहुत लेडीज़ ने मेरे को सहयोग दिया, और हम लोगों ने डेली उनको एक हेल्दी न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। और उसके बाद सोसाइटी में ही और आसपास के डॉक्टर्स को भी पता चला, तो उन्होंने कहा हम भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि अब उनकी फैमिलीज और जो हमारे बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी, तो वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी ट्रीटमेंट कराते थे, उनका मेडिकल चेकअप भी करा देते थे। कई तो इतने जनरस डॉक्टर थे, और उनको मेडिसिन वगैरह भी दे देते। तो हेल्थ का भी उनका काफ़ी जो प्रॉब्लम्स पहले फेस होती थी वो भी काफ़ी कम हो गई। और जो बड़ी लड़कियां थी, अब सपोज कोई 16 साल की लड़की आ रही है, 15 साल की लड़की आ रही है, हम उनको तो नहीं बोल सकते आप भी स्कूल में जाओ पढ़ने के लिए, तो उनका हमने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिया, उनको बेसिक हिंदी इंग्लिश सिखाई। और उसके बाद नेशनल ओपन स्कूल जो सरकार का है, उसमें हमने 10th में रजिस्टर कराया। और मुझे इतनी खुशी है कि सारी लड़कियां जिनका हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, सब पहली बार में ही पास हो गई। सब मेरी फ्रेंड्स ने एक सब्जेक्ट चूज करा, एक ने हिंदी पढ़ाया, एक ने सोशल स्टडीज पढ़ाया, एक ने गृह विज्ञान पढ़ाया, पेंटिंग पढ़ाया। इस तरह से सब्जेक्ट सबने ले लिया और उनको पढ़ाया, और सब पास हो गई। अब वो 12th क्लास में है, 12th क्लास के भी एग्जाम दे चुकी हैं वो लोग। और इसके साथ साथ हमने बहुत सारी स्किल डेवलपमेंट भी चीज़ें कराई, उनको मेहंदी सिखाना करा, उनको बैग्स बनाने सिखाए, पेंटिंग कराना शुरू करा, उनके प्रोडक्ट्स की एग्जीबिशन भी लगाई। और ये सब मैं अकेले नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे को इतना, बस मैंने एक इनिशिएटिव लिया, और उसके साथ साथ जैसे लोगों को चैनल मिल गया, एक जरिया मिल गया लोगों की हेल्प करने के लिए। सबके मन में बहुत इच्छा होती है कि हम कुछ ना कुछ सोशल वर्क करें, और सोचते ही रह जाते हैं। तो उषा किरण के थ्रू उन लोगों को भी एक वो मिल गया, एक सोर्स मिल गया कि कहाँ पे राइट वे में उनकी हेल्प रीच आउट हो सकती है। और इसमें काम में ये नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बट एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। सबकी सॉल्यूशन हर चीज़ का निकल ही जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आई जब हमारे यहाँ पे 20-25 बच्चे आने लग गए, तो हमारे एस्टेट मैनेजर ने कहा सोसाइटी के, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएंगे, कभी सोसाइटी में चोरी हो गई, कुछ हो गया तो, और कुछ हो भी जाता था ना, तो सब कहते थे इनके घर में बच्चे आते हैं ना, उन्होंने किया होगा, तो सबको शक उन पे होता था। तो एस्टेट मैनेजर ने बोला कोई भी बच्चा एंटर नहीं करेगा आपका यहाँ पे सोसाइटी के अंदर। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, वो नहीं माने, तो मैं सीधा बिल्डर के पास चली गई। तो बिल्डर को मैंने समझाया, हमारे वो भी एमएलए रहे हैं, तो उन्होंने मेरी बात समझी। उनको मैंने समझाया कि हम निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, और मोस्टली जो उनके लेबर्स जो स्लम्स में रहते हैं पीछे, उनके बच्चे ही हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, तो अगर हम उनके लिए कार्य करेंगे तो अच्छा ही है। हमको स्ट्रॉन्ग एक
फ्यूचर दे पाएंगे। तो उनके समझ में मेरी बात आ गई और उनको मैंने बोला कि हम इन बच्चों को एक सिस्टमैटिक ढंग से एंट्री देंगे, हम उनको आई कार्ड इशू करेंगे, उनका पूरा रिकॉर्ड रखेंगे फैमिली का। तो सिस्टमैटिक ढंग से आई कार्ड इशू करके बच्चे हमारे यहाँ पे आने लग गए। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा चैलेंज मुझे आता है कि जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन में हमारे लोगों के बीच में भी है, फैमिलीज में भी है, लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है, लड़कियों का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। और उन लोगों को मैं बताऊं इतना वो है डिस्क्रिमिनेशन है कि जो लड़के हैं जो पढ़ना नहीं चाहते उनको धक्के दे के कहेंगे जाओ जाओ पढ़ो पढ़ो। एक फैमिली में मैंने देखा कि लड़के पढ़ना नहीं चाहते, घूमते फिरते, उनको कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो, और लड़कियों को कहते हैं कि तुम घर में बैठ के काम करो और बाहर जाओगी तो बिगड़ जाओगी। तो मैंने देखा कि कितनी लड़कियां हमारे पास ना बड़े अपनी फ्रेंड से उनको पता चलता था कि वो आ रही हैं, फिर 2-3 दिन बाद हफ्ते के बाद आना बंद कर रही है। फिर मैं उनको पूछती थी उनके घर तक कि क्यों ऐसे आप लोग नहीं भेज रहे, तो कहते थे कि लड़की बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी। तो मेरे को उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती थी, मैं उनके पेरेंट्स के पास जाती थी। मैंने बोला कि आपकी लड़की भी आपके लिए नाज, आप उनके ऊपर नाज करेंगे, आप मौका देके तो देखिए, उसमें इतनी लगन है पढ़ने की, आप एक बार कोशिश तो करने दीजिए उसको कि आप लड़कों के पीछे पढ़ोगे पढ़ो, उनको पढ़ने दीजिए, लेकिन साथ में लड़कियों को भी मौका दीजिए। तो उनके भी समझ में, मेरे समझाने पे मैंने देखा कि मदर्स के तो बिल्कुल ही समझ में आ जाती थी। वो फादर थोड़े टाइम करते थे, फिर वो उनसे लुक छुप के आना शुरू कर देते थे। फिर वो देखते थे कि स्कूल में इतना अच्छा कर रही हैं लड़कियां और इतना कुछ सीख रही हैं, तो फादर्स वगैरह भी परमिशन मिलने लग गई और लड़कियां भी हमारे आने लगे, यहाँ पढ़ने के लिए आने लगे। लेकिन मैंने लड़कियों को भी बोला अगर आपको फ्रीडम मिल रही है ना, तो उसके साथ फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये नहीं कि आप आ रहे हो और आपको बिल्कुल आज़ादी मिल गई है। इसका जो फ्रीडम मिली है इसको आपको पूरा फायदा उठाना है, कुछ करके दिखाना है जिंदगी में। तो ये लड़कियों ने भी कुछ करके ही दिखाया। जो लड़कियां हैं इतना मेहनत करती हैं, डेडिकेशन और इतनी मेहनती हैं, घर में जल्दी जल्दी सुबह काम भी कर देती हैं, स्कूल भी चली जाती हैं और पढ़ने के लिए भी आ जाती हैं। तो मैं तो बिल्कुल हैरान होती हूँ उन लोगों को देख के कि इतना मैं, हम लोग उनको कहते हैं कि अंडर प्रिविलेज है, नहीं, वो प्रिविलेज है कि उनके पास इतनी लगन है, इतना हार्डवर्क है उनके अंदर कि वो कुछ भी अचीव कर सकती हैं। और मैंने उन लड़कियों को बोला कि आपको एग्जाम्पल सेट करना है पूरी सोसाइटी के लिए, और आपके जो आसपास हमारे लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, उनके लिए आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है पूरी सोसाइटी के लिए। तो आपके ऊपर बहुत कंधों में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती हैं और इसके लिए वो इतना अच्छा काम कर रही हैं। और हम सबको इतना प्राउड फील होता है जब उनके रिजल्ट्स देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस देखते हैं। आप तो सोसाइटी में ही हो, आपने तो देखा है कि उनकी डांस परफॉर्मेंस क्या और पेंटिंग्स क्या, हर जगह। और हम लोग सोशल कॉज के लिए भी उनको सिखाते हैं कि हम लोग आपको इतना कुछ कर रहे हैं तो आपको यू हैव टू आल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी। तो हम लोग उनके लिए क्लीनलीनेस ड्राइव करते हैं, वेस्ट प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव्स करते हैं, कहीं पे पेंटिंग वगैरह है पार्क्स वगैरह के बाहर उनको लेके जाते हैं। तो वो भी देख रहे हैं कि वो भी सीख रहे हैं। अगर हम एक दीपक हमने जलाया ना तो उससे कई दीपक आगे प्रज्वलित होंगे, मुझे लगता है कि उनके थ्रू। और उनको हम लोग ये डालते हैं कि आज आपको मौका मिल रहा है तो आपको उसका पूरा फायदा उठाना है और आगे भी आपको लाइफ में ऐसे ही करना है। और इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी कि हमारी जो गवर्नमेंट की उज्ज्वला योजना वगैरह है उनके बारे में काफ़ी गवर्नमेंट ने अच्छी पॉलिसीज बनाई है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती। तो कई लड़कियां तो चूल्हे में खाना बनाती थी, तो उन लोगों को हमने गैस का कनेक्शन दिलवाया ऑफिशियल्स के साथ जाके और उनको गैस भी कनेक्शन दे दी, उनकी मदर्स के नाम गैस मिल गई। तो काफ़ी उससे फ़ायदा हो रहा है बच्चों को। और इसके अलावा मैं कहूँगी कोविड सिचुएशन में जब सब इतनी महामारी इतनी बड़ी आ गई थी तो कैसे सब लोग हिल गए थे। तो जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं ना वो तो सब डेली वेजर्स थे, सारे डेली वेजर्स। वो लोग काम करते हैं और कमाते हैं और खाते हैं। तो एकदम इतनी उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो वो मैं नहीं चाहती थी कि वो माइग्रेट करे, उनका पलायन हो। तो इसके लिए हमने इमीडिएटली उनको कॉन्टैक्ट किया फ़ोन के थ्रू ही। और उनको मैंने गांव में राशन की शॉप्स है ना, हर गांव में मैंने एक राशन की शॉप्स, हमारे यहाँ पे 4 गांव हैं, चारों गांव में राशन की एक शॉप को मैंने बोल दिया कि हमारे यहाँ से जो बच्चे आएंगे उनकी फैमिलीज आएंगी वो अपना आई कार्ड दिखाते थे और राशन के हमने पूरे उनके लिए बना दिए थे, जिसमें ऑयल वगैरह खाने की चीज़ें सामग्री वगैरह करके किट बना दी थी। तो वो आते थे किट लेके चले जाते थे। तो उनको बड़ी हेल्प हुई। मुझे पता है कि उन बच्चों में बहुत सेल्फ एस्टीम है और जब पूरा विश्वास है क्योंकि इतने टाइम वो हमारे साथ है तो कभी भी अपने मुंह से कोई चीज़ मांगने नहीं आते। तो इससे उनको काफ़ी हेल्प हुई, वो अप्रिशिएट करें। और इसके अलावा जो छोटे छोटे टेलर और लेडीज़ वगैरह थी ना जो टेलरिंग का काम करती थी, तो उनके लिए हमने करा कि मैंने ऑनलाइन मास्क
बहुत सारे ऑर्डर करे, फिर मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन लेडीज को, और जो टेलर छोटे छोटे थे, और उनको कॉटन, जो बैक डोर एंट्री से कॉटन, गांव की शॉप से कॉटन के कपड़े वगैरह लिए और उनको उनके घर भिजवा दिए। तो उन्होंने मास्क बनवाए, और सारे लोगों को, सबको जरूरत थी, सोसाइटी में भी हमारे आसपास बहुत सारी सोसाइटीज हैं, सबको मास्क की, कॉटन की कंफर्टेबल जरूरत थी, तो उन्होंने इतने सुंदर सुंदर मास्क बनाए। और कई तो कंपनीज ने हमें ऑर्डर दिए कि बल्क में 200-300 मास्क, तो उनकी जो थी रोजी रोटी भी उनको मिलती रही मुश्किल के टाइम। और ये सारा काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी, इसके लिए बहुत सारे फंड चाहिए होते हैं और बहुत सारा सहयोग चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट चाहिए होते हैं, तो सारे लोग मिलके ये काम करते हैं। बस मैंने शुरुआत करी और साथ साथ लोग जुड़ते गए और काम आगे बढ़ता गया। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊंगी कि लड़कियों के साथ जब मैंने इंटरेक्ट किया ना, तो मुझे पता चला कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन और मैनेजमेंट उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि लड़कियां हमारे यहाँ पे 5-6 दिन नहीं आती, हम लोग तो ग्रुप्स में पढ़ाते हैं बच्चों को। अगर एक लड़की बहुत पढ़ने में अच्छी है और वो नहीं आ रही, तो उनको टीचर्स को भी लगता है कि ये क्लास क्यों मिस कर रही है, अब हमें दोबारा से उनको पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे को बड़ी कंप्लेंट्स आती थी कि ये लड़की नहीं आ रही है, 1 हफ्ते तक नहीं आई, तो मैं उनको पूछती थी कि क्यों नहीं आ रही। तो मुझे पता चला कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मेंस्ट्रुएशन की उन लोगों की लाइफ में। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं अब क्या कर सकती हूँ, तो मैंने एक सैनिटरी पैड नैपकिन्स की मशीन की यूनिट अपने यहाँ पे सेटअप करी, अपने सेंटर में, जहाँ पे हमारा सेंटर है। और उसमें मैंने जो गांव की लड़कियां हैं और हमारी उषा किरण की लड़कियां, उनको ट्रेनिंग दी। सैनिटरी पैड भी वही बनाती हैं, उसकी मार्केटिंग भी अब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, अभी स्टार्ट ही किया हमने, उनकी ट्रेनिंग वगैरह पूरी हो गई है, और वो मार्केटिंग भी वही करेंगे, मैनेज भी वही करेंगे। और वो गाँव की जो लेडीज हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाती या वो जा नहीं पाती, उनको बहुत ही सस्ते दाम में, बिल्कुल मिनिमल कॉस्ट में उनको नैपकिन्स मिलेंगे। और उसका मैंने नाम भी बड़ा अनोखा सा लगा है, यूनिक रखा है अपनी ब्रांड का नाम। उसका रखा है मैंने नाम शुभारंभ सैनिटरी नैपकिन। शुभारंभ क्यों करा है? क्योंकि एक नई बिगनिंग, मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ इसके थ्रू, एक कैंपेन करना चाहती हूँ कि जो हम लोग ना बचपन से ही देखते आए हैं कि इसको, मेंस्ट्रुएशन को, एकदम मासिक धर्म को बिल्कुल छुपा के रखो, किसी के सामने बात मत करो, ये बहुत अशुभ चीज है। तो मैं जो माइंड सेट है ना, इसके थ्रू चेंज करना चाहती हूँ कि ये अशुभ नहीं है, ये एक शुभ चीज है। जो मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, लड़की को मासिक धर्म हो रहे हैं, ये एक शुभ है। इससे तो जीवन के जो हमें जिंदगी मिलती है, जीवन को का स्रोत है ये तो मैं ये बताना चाहती हूँ। और मैं लोगों को, गांव के, मैं लेडीज को मिलकर ये सब बताऊंगी कि आप लोग कैसे इसको यूज करना है और कैसे आप लोग हाइजीनिक वे से इसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आते हैं लेडीज को गांव में, इसकी वजह से, अनहेल्दी और अनहाइजीनिक उससे। तो ये एक, और उसकी एक टैगलाइन है, 1 कदम बेहतर जिंदगी की ओर। शुभारंभ 1 कदम बेहतर जिंदगी की ओर। ये एक कदम है बेहतर जिंदगी का, एक स्वच्छ और साफ ऑप्शन प्रोवाइड करने का, इकोनॉमिकली अंडर प्रिविलेज गर्ल्स के लिए और लेडीज के लिए, जो इतने टाइम तक इसके लिए जूझती आई हैं और उनकी शर्म के मारे वो आगे किसी को बोल भी नहीं पाती। तो हम उनको एक बेटर ऑप्शन प्रोवाइड कर रहे हैं अपने एनजीओ के थ्रू। तो मैं आप लोगों से आज यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब वर्किंग है, मुझे पता है बहुत बिजी रहते होंगे आपका, क्योंकि ऑफिस की भी डेडलाइन होती है, घर की भी कमिटमेंट होती है, लेकिन आप लोग भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हो सोसाइटी के लिए, मुझे लगता है। और इतनी सारी मेरे साथ जो मैक्सिमम लेडीज है ना, आपको हैरानी होगी, वर्किंग लेडीज ही हैं जो मुझे सपोर्ट करती हैं। मैं तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल। मैं, आप लोग कैसे इतना सब मैनेज करते हो, मैं तो, आप लोग इंस्पिरेशन हो सबके लिए। और उसमें मैं बताऊं कि आप लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग ऐसे कर सकते हो कि आप लोग अपने घर से ही शुरुआत कर सकते हो। आपकी जो घर में मेड है ना, आपके टावर में गार्ड है और आपके ड्राइवर है, आप उनसे पूछिए कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको पढ़ने की ज़रूरत है और पढ़ाई की ना, उसे इकोनॉमिकली कंडीशन ठीक ना होने के कारण उनकी पढ़ाई में कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, तो आप उससे स्टार्ट करके देखो, उनसे बात करके देखो कि शायद आपको मिल जाए कोई ऐसा, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी वर्किंग लेडीज हैं, वो बच्चों की ना एजुकेशन स्पॉन्सर कर देती हैं। वो मेरे साथ जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हैं, तो मैं बोलती हूँ कि इस लड़की का एजुकेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहती है कि हम इनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे, तो वो स्कूल में उनकी फीस वगैरह भर देती हैं। एजुकेशन के थ्रू आप ऐसे कर सकते हो उन लोगों को। और उसके अलावा आप लोग वंस इन अ मंथ किसी भी एनजीओ में जाओ और अपना लेक्चर दो, तो जो लड़कियां हैं ना, वो बहुत इंस्पायर होंगी जब वो आपको देखेंगी कि आप लोग
इतनी आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ इतनी वो होती है, खासियत होती है। और मैं देखती हूँ कि वर्किंग लेडीज जब आके हमारे यहाँ लेक्चर देती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनके बात करने के ढंग से ही लड़कियाँ इतना कुछ इंस्पायर हो जाती हैं और इतना जोश भर जाता है ना उनके मन में भी। वो जब वो बताती हैं कि हम इस कंट्री में गए, हम वहाँ गए और इतना ट्रैवल करते हैं, तो उनको लगता है कि जो उनके अंदर भी इतना चेंज आता है। और वो घर जाके अपने पेरेंट्स को भी जब बताती हैं तो पेरेंट्स भी बड़ा इम्प्रेस होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि अगर हमारे जैसे भारत में 130 करोड़ जनसंख्या, उसमें 30 अगर करोड़ भी महिलाएं या जो भी हैं लोग अगर आसपास लोगों की मदद करने लग जाएं तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जो इतने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कितनी है हमारी कंट्री में, तो उसमें भी कमी आ सकती है। और हम लोग सब कदम से कदम मिला के अगर मैं सोचती हूँ कि एजुकेशन एक बेस्ट मीन है। इफ़ यू फीड समबडी अ फिश, you will feed him for a day. If you will teach him how to fish, you will feed him for a lifelong. तो इसके लिए मेरे को लगता है कि एजुकेशन के थ्रू हम ये चेंज ला सकते हैं। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच।